हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम बल का एक नया टॉपिक लाए हैं, उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। हमने पहले भी 3 बल पढ़ चुके हैं। उसमें से अपने 3 बल पहले पढ़ चुके हैं। उसमें से जो अपने को ये दिखाई गए यहाँ पर एक तो ये दिखाया गया है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और उससे एक नेक्स्ट दिया गया है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और एक दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक फोर्स, और एक है ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स है। इसमें जो मुख्यतः 4 बल दिए गए थे, उसमें से 3 पढ़ लिए अपने, और एक लास्ट है गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, उसको आज पढ़ने वाले हैं। जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है उसको अपन अध्ययन करेंगे। गुरुत्वाकर्षण फोर्स क्या होता है? किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, वो गुरुत्वाकर्षण का ही बल का प्रतीक है, या गुरुत्वाकर्षण बल भी बोल सकते हैं। कोई दो वस्तुएं अपने आप को आकर्षित करती हैं, क्योंकि जितनी बड़ी वस्तु होगी वह उतना ही अधिक अपने एक दूसरे को और आकर्षित करेगी, तथा जिसका द्रव्यमान या भार पर उसको कोई निर्भर नहीं करती, लेकिन उसके आकार पर निर्भर करता है उसका गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखते हैं अपन गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तुओं को आकर्षित करती है। वे आकर्षण का गुण क्या दर्शाता है? गुरुत्वाकर्षण दर्शाता है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु, दो वस्तुएं हैं जो एक दूसरे को आकर्षित करेगी, वह क्या है? गुरुत्वाकर्षण को दर्शाती है। अब गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण है ना, वो दो वस्तुएं हैं, वे आकर्षण बल व उसके द्रव्यमान के समानुपाती होती है। आकर्षण बल है ना, जो उनके दोनों द्रव्यमान हैं उनके तो समान अनुपात में होगी, और उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में होगी। अब देखिए आप, ये दे रखा अपने को, ये अब यहाँ पर दे रखा अपने को दो द्रव्यमान की वस्तुएं m1 है और एक m2 है। इनका m1 और m2 दे रखा है। अब इनके बीच की दूरी f है, तथा एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं। अभी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं ना, इनके बीच की दूरी r है, r दूरी दे रखी है। अब देख क्या बोल रहा है यहाँ पर? वह इन दोनों वस्तुएं हैं, उनका द्रव्यमान m1 और m2 है, तथा उनका गुणनफल करेंगे, वो उसका बल लगेगा उसके तो समानुपात में होगी। क्या बोल रहा हूँ? जो दोनों वस्तुएं हैं उनका द्रव्यमान है ना, तो वह फोर्स लगेगा उसके समानुपात में, गुणनफल के समानुपात में होगी, और उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में होगी। अब देखिए यहाँ पर जो दूरी दे रखी है r, स्मॉल r, तो यह देखिए द्रव्यमान m1 और m2, तो इनका फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, समानुपात में है m1 m2 के, और जिसकी बद्दे की दूरी है r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में है fg, सब व्युत्क्रमानुपात 1/r², जो अपने को यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए अब यहाँ पर दिया गया है। अब इनको आगे देखते हैं अपन। इसकी देखिए गुरुत्वाकर्षण फोर्स की बात करें तो यहाँ पर G बराबर m1 m2/r² दिया गया है। तो यहाँ पर G है ना, ये गुरुत्वीय नियतांक है, गुरुत्वीय नियतांक G। इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वह है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स 2 होता है। इसका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg का इनवर्स होता है, इनवर्स 2 होता है। अब इसमें देखिए इसकी परिभाषा पढ़ते एक बार। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु अपने सभी वस्तुओं को आकर्षित करती है। वे आकर्षण का बल का द्रव्यमान के समानुपात में होती हैं, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में होती हैं। इसकी परिभाषा है दे रखी है, ये m1 m2 है, तथा इनका समानुपात में, तो द्रव्यमान का गुणनफल तो समानुपात में बल के होगा, और वर्ग के व्युत्क्रमानुपात बल के होगा। अब यहाँ पर fg बराबर g m1 m2/r² होता है। ये देखिए यहाँ पर दो वस्तु दे रखी थी, और ये अपने पूरा समझ लिया है, गुरुत्वाकर्षण का नियतांक का मान बता दिया। अब देखिए, अब आपने कुछ देर पहले बात की थी कि कोई भी दो वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण के कारण वह एक दूसरे को आकर्षित करती है। अब आपके दिमाग में यह विचार आया होगा कि जब सारी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, तो चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं कर लेता? अब एक्चुअली क्या होता है, ये देखिए चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, ये दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं। अब एक दूसरे को और आकर्षित करेंगे, लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये वायुमंडल है, इसमें वायुमंडल के कारण एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर पाएंगे, तथा इनका द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण नियतांक कम है, इसका ज्यादा है, तो ये है ना एक दूसरे से दूरी पर रहेंगे। इसका गुरुत्वाकर्षण का मान 1.6 होता है और इसका 9.8 होता है, क्योंकि ये इसका 1/6 होता है। इसका दोनों का गुरुत्वाकर्षण का मान भी अलग अलग होता है। तो ये कहें कि एक दूसरे को एक वायुमंडल में तैरते रहते हैं तथा एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर पाते हैं।
अब इस प्रकार आगे देखते हैं अपन। ये पूरा ब्रह्मांड का चित्र दिया हुआ है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है आगे। अब केंद्रक बल और केंद्र प्रसारक बल, केंद्रक बल और केंद्र प्रसारक बल में क्या अंतर है? केंद्रक बल क्या होता है? केंद्रक बल के शब्दों पे जाएंगे अपन। तो केंद्रक बल केंद्र की ओर लगने वाला बल केंद्रक बल कहलाता है। केंद्रक बल केंद्र की ओर लगने वाला बल केंद्रक बल कहलाता है। और है केंद्र प्रसारक बल केंद्र के बाहर की ओर, केंद्र के बाहर बोले प्रसार, केंद्र से प्रसार बाहर की ओर लगने वाला बल केंद्र प्रसारक बल कहलाता है। केंद्र से बाहर की ओर और केंद्र बल यानी केंद्र से बाहर से अंदर की ओर। अब देखिए यहाँ पर कोई वस्तु है, ये वस्तु है जो पत्थर के बांध के इस प्रकार से घुमाई जा रही है, इस प्रकार से, ये ठीक है, इस प्रकार से घूमेगी। तो एक्चुअली क्या है कि ये केंद्रक बल है ना, कि इसमें केंद्रक बल कहाँ लग रहा है? अंदर की ओर। और केंद्र प्रसारक बल कहाँ लग रहा है? बाहर की ओर, या फिर लंबवत लगेगा। अब देखिए इस डायग्राम की सहायता से आपको समझाता हूं मैं। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए अभी केंद्रक बल दे रखा है। अभी केंद्रक, यहाँ केंद्र है और ये देखो केंद्रक बल तो है ना अंदर की ओर लग रहा है और केंद्र प्रसारक बल बाहर की ओर लग रहा है। इस प्रकार लंबवत चलेगा केंद्र प्रसारक बल, इस प्रकार से लगेगा। आप देख पा रहे हो। तो ये क्या है कि पत्थर के बांध के अपन इसको घुमाएंगे, इस प्रकार से घूमेगा, ये ऐसे इस प्रकार घूमेगा, तो केंद्र प्रसारक बल है ये। केंद्र प्रसारक बल दे। अब इसमें देखिए आप, ये दे रखा है अपने को। अब इसमें केंद्र की ओर ये लंबवत लगेगा ना, जो इसके लंबवत लगेगा वो केंद्र प्रसारक बल है। ये केंद्र प्रसारक बल तो लंबवत लगेगा और केंद्र प्रसारक बल तो लंबवत लग रहा है। और इसमें ये दे रखा है, ये एक अंदर की ओर लग रहा है, वो केंद्र बल अंदर की ओर लग रहा है। अपर दे अपकेंद्री बल, और एक दे रखा है अपने को अपकेंद्री, बाहर की ओर लगने वाला बल। अपकेंद्र बाहर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? अपकेंद्र बल कहलाता है। अपकेंद्र बाहर की ओर, और एक केंद्र की ओर लगता है। अब केंद्र प्रसारक बल और केंद्रक बल। अपकेंद्र बल के एग्जांपल्स देखेंगे अपन। अपकेंद्र बल अंदर की ओर लगने वाला, अप यानी बाहर, केंद्र यानी केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल। अभी देखिए वॉशिंग मशीन होती है ना, उसके चारों तरफ जाल होते हैं, तो वो क्या तेज तरीके से घूमता है, तो जाले जाले होते हैं चार, तो उसमें से पानी बाहर की ओर जाता है, तो वो कपड़ा होता है, उससे अंदर से पानी निकल जाता है। तो वह अपकेंद्र के बल का उदाहरण है। अपकेंद्र के बल का उदाहरण है ये। और एक ये देख गाड़ी, जो एक अपने घुमाव देखते हैं अपन, घुमाव, तो उसमें क्या होता है कि एक तरफ से इसे तिरछा लगाया जाता है कि गाड़ी आसानी से उसे धक्का लगा के आराम से घूम जाए। तो वह अपकेंद्र बल के कारण ही होता है। अपकेंद्र बल की कारण ये रोड तिरछा बनाया था घुमाव को, इस कारण से अपकेंद्र बल के कारण है। अब देखिए इसमें देखते हैं क्या गुरुत्वाकर्षण बल और द्रव्यमान का अंतर क्या है। क्या गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान का अंतर होता है? मतलब गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान पर निर्भर करती है नहीं करती, इसके बारे में देखेंगे अपन। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुएं द्रव्य गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण महसूस करता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। अब मान ली कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से ऊपर से गिर रही है, तो उसको गुरुत्वाकर्षण के कारण उसमें जो द्रव्यमान होता है उसका उस पर कोई निर्भर नहीं करता, क्योंकि वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल जी समानुपात m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण महसूस करती हैं। जो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो वस्तु ना त्वरण महसूस करती हैं, त्वरण महसूस करती हैं। त्वरण वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। त्वरण है ना, वो वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि मैंने अभी तो कुछ देर पहले बताया गुरुत्वाकर्षण बल G बराबर m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो त्वरण है ना वायु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। और एक दे रखा है अर्थात सभी वस्तुएं जो हल्की है वो भारी हैं, समान दर से नीचे गिरती हैं। आपने देखा होगा कि आप सोचते होंगे कि कोई दो, मान लिए असमान वजन की दो वस्तुएं हैं, तो उसको अगर ऊपर से एक साथ गिराएंगे तो क्या वह, अगर उनको एक साथ गिराएंगे तो क्या साथ साथ नीचे आएगी? मान लीजिए कोई भारी है तो भारी है, ये तो कुछ हल्की है, मान लीजिए ये तो भारी है और ये हल्की है, दोनों को एक साथ अपन ऊपर से छोड़ेंगे तो क्या एक साथ गिरेगी नीचे जमीन पे आके? आप क्या सोचते हैं कि ये भारी वस्तु पहले गिरेगी और ये बाद में गिरेगी? आप ऐसे सोचते होंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि
इसमें है ना गुरुत्वाकर्षण बल ये द्रव्यमान पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, उसके भार पर, द्रव्यमान पर तो निर्भर करता है लेकिन भार पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान पर निर्भर करता है लेकिन भार पर निर्भर करता है, उसके वजन पर निर्भर नहीं करता। अगर कोई वस्तु आकार भी बड़ी हो तो निर्भर करेगा कि उसमें वायु प्रतिरोध लगे, बल्कि ऐसे कोई भी मतलब द्रव्यमान पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती हैं, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती हैं या भार पर निर्भर नहीं करती हैं। अर्थात सभी वस्तुएं जो हल्की या भारी हैं समान दर से नीचे गिरती हैं। अर्थात सभी वस्तुएं जो हल्की हैं और भारी हैं वो समान दर से नीचे गिरती हैं। वास्तविक में अब देखिए, वास्तव में वायु प्रतिरोध बल भी कम करता है। वास्तविकता में है ना वायु प्रतिरोध बल भी कम करता है। वायु प्रतिरोध, अब वायु क्या है कि जो बड़ी वस्तु है उसमें वायु प्रतिरोध काम करेगा। अब वो क्या है कि वायु प्रतिरोध, वायुमंडल में वायु है तो वह क्या है कि उसको ऊपर की ओर धकेलेगी, ऊपर की ओर धकेलेगी, उसे वायु प्रतिरोध का काम करेगी, वायु प्रतिरोध का काम करेगी। तो क्या है कि देखिए यहाँ पत्थर दे रखा है और इधर दे रखा है एक पेड़ का पत्ता। अगर इनको दो समान रूप से ऊपर से छोड़ेंगे ना तो एक समय एग्जिट समय दोनों नीचे आके गिरेगी। क्यों? क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण का मान दोनों पे समान लग रहा है, बल्कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है और भार पर भी निर्भर नहीं करती। ये क्या वस्तु का द्रव्यमान और भार पर निर्भर नहीं करती गुरुत्वाकर्षण बल। तो एक्चुअली क्या है कि उनको साथ साथ छोड़ेंगे ना वो एक समान त्वरण से नीचे आएंगे और वो समान समय में नीचे गिर जाएंगे। अगर उनका आकार मतलब बोले तो मतलब उनका आकार अलग अलग है, बड़ा है और एक का छोटा है, तो क्या होगा अगर आकार अलग अलग होगा तो उसे वायु का प्रतिरोध होगा। वायु का प्रतिरोध होने के कारण वह पत्ता है उस पर क्षेत्रफल ज्यादा है तो उसके क्या है वायुमंडल उसका विरोध करेगा, तो वह कुछ धीमी गति कर सकता है, बल्कि ऐसे गुरुत्वाकर्षण बल समान कार्य करेगा। अगर दोनों पे नहीं है वस्तुएं तो भी वह इतना ही टाइम लगेगा, दोनों भारी हैं तो भी इतना टाइम लगेगा। इसमें द्रव्यमान और भार पर निर्भर नहीं करता है। मैं कुल अब ये देखिए गैलीलियो है, गैलीलियो यहाँ पर ऊपर से पत्थर नीचे की ओर फेंक रहा है। इस प्रकार गैलीलियो पत्थर ऊपर से नीचे फेंक रहा है ना, तो क्या है कि कितना भी मोटा पत्थर फेंके और कितना भी छोटा पत्थर फेंके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह समान वेग के साथ समान त्वरण के साथ दोनों वस्तुएं एक साथ नीचे आके गिरेगी। गैलीलियो ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करने की कोशिश की थी। अब इसके बाद देखते हैं अपन गुरुत्वाकर्षण बल। हम पृथ्वी पर कैसे टिके हुए हैं? आप सोचते होंगे कि अपन पृथ्वी पर किस प्रकार टिके हुए हैं। एक्चुअली क्या है कि पृथ्वी तो एकदम गोल है, एकदम बिल्कुल गोल है। तो क्या है कि पृथ्वी एकदम गोल है तो उसके क्या है चारों तरफ ही मनुष्य या प्रजातियां भवन सब कुछ इस प्रकार से चारों तरफ चिपके हुए हैं उसके। तो कुछ तो नीचे भी चिपके हुए हैं, कुछ ऊपर भी चिपके हुए हैं, कुछ ये साइड भी चिपके हुए हैं, सबके अलग अलग जगह पर चिपके हुए हैं। तो अलग अलग जगह पर चिपके हुए हैं तो वह किस कारण से चिपके हुए हैं? आप सोचते होंगे कि वो नीचे क्यों नहीं गिरते, तो वह किस कारण से गिरते हैं, किस कारण से चिपके हुए होते हैं? वह एक कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल है ना वो सभी वायुमंडल की या कोई भी ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करके रखती हैं। इसके कारण वह पृथ्वी पर ये वस्तुएं चिपकी हुई रहती हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल है ना वही इन सभी वस्तुओं को चिपका के रखता है। अब देखते अपन, अगर एक व्यक्ति अपने कंधों पर भारी थैला रख ऊंची इमारत से कूदता है तो कूदने के दौरान व्यक्ति कितना भार महसूस करेगा? अब मान लीजिए कोई व्यक्ति दे रखा है, यहाँ पर देखिए ये कोई व्यक्ति है। अब इसको क्या है कि भार लगा रखा है और छत से नीचे कूदेगा, ये इस प्रकार से नीचे कूदेगा तो उसको वजन का भार महसूस कर पाएगा पहले जितना या कम महसूस कर पाएगा? आप क्या सोचते हो? अगर वो ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा तो वह क्या है कि उसका समान त्वरण के साथ वह नीचे गिरने वाला है। अगर उसका समान त्वरण है तो उसके साथ वो नीचे गिरेगा, तो समान त्वरण से नीचे गिरेगा तो उसका क्या होगा? उसको भार महसूस नहीं होगा, क्योंकि वह उसका भार गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो उसके वो थैला है उस पे और खुद पे दोनों पे गुरुत्वाकर्षण का मान दोनों जगह समान रहेगा। तो गुरुत्वाकर्षण का मान समान रहेगा तो उसको अपना भार बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा तथा समान त्वरण के साथ वह वस्तु नीचे आसानी से गिरेगी तथा उसको जिस व्यक्ति के ऊपर कंधे के ऊपर जो भार रखा हुआ है या थैला रखा हुआ है या बोरी रखी हुई है तो उसको वजन नहीं लगेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का मान व्यक्ति पर भी इतना ही लग रहा है और उसके जो ऊपर रखी हुई वस्तु है उस पर भी इतना ही रखा हुआ है, उस पर भी उतना ही रखा हुआ है। तो एक्चुअली क्या है कि दोनों पर समान त्वरण समान के साथ समान त्वरण रहेगा तो उसके कारण वह नीचे गिरेगा। अब आप आगे देखिए, अब इसमें वो व्यक्ति है ना उसको उस थैले का वजन है ना वो 0 महसूस होगा, क्योंकि उसको समान त्वरण के साथ वो नीचे गिरेगा। उसका आंसर हो जाएगा महसूस शून्य होगा, उसका भार महसूस शून्य होगा।
कूदने के दौरान थैले का स्पष्ट वजन शून्य होगा, क्योंकि व्यक्ति को बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा थैले का वजन। अब द्रव्यमान और भार दोनों में अंतर देखेंगे अपन। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? द्रव्यमान मास, भार वजन या वेट। द्रव्यमान तो एक अदिश राशि है, द्रव्यमान तो एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। द्रव्यमान तो क्या है? अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग है ना। अब देखेंगे जो इसका है द्रव्यमान, इसका मात्रक तो होता है केजी और भार का मात्रक होता है न्यूटन। भार का मात्रक होता है न्यूटन और द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। अब देखिए यहाँ पर ये पृथ्वी है, व्यक्ति है, चंद्रमा, इनके तीनों का भार सभी जगह अलग अलग होता है। द्रव्यमान भी अलग अलग होगा, भार भी अलग अलग होगा। अब जोर और दबाव की बात करते हैं अपन। जोर और दबाव। जोर और दबाव, अपन किसी वस्तु के ऊपर दबाव डालना या जोर देना, वो क्या है कि जोर और दबाव है। अब नीचे देखिए कुछ चित्र दिखाए गए अपने को, अपन उसको देखते हैं। अब देखिए कोई व्यक्ति है जो मान लीजिए कोई रेतीले या रेगिस्तान है, वहां पर आदमी चलेगा तो उसको क्या है कि वो आराम से चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो आराम से नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसके पैर उसके अंदर धंसेंगे। अगर पैर धंसेंगे तो उसके कारण वह चलने में बहुत कठिनाई महसूस कर पाएगा, क्योंकि वह वहां चलेगा ना तो उसके पैर भूमि के अंदर या उस मृदा के अंदर धंसेंगे। तो क्या है कि वो धंसेंगे, क्या है कि उसका जो भार है ना, व्यक्ति है उसका संपूर्ण भार या संपूर्ण केंद्र पैरों के केंद्र की ओर जाएगा तथा पैरों पर संपूर्ण भार महसूस कर पाएगा। अगर संपूर्ण भार महसूस कर पाएगा तो उससे क्या है कि फिर उसके पैर अंदर भूमि के अंदर धंसेंगे, जिसके कारण उसका गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक होगा पैरों पर। इसी कारण से पैर अंदर धंस जाएंगे। और मान लीजिए एक व्यक्ति है जो उस मृदा के ऊपर लेट जाए तो उसका वो बिल्कुल भी नहीं धंस पाएगा, क्योंकि उसका है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हो गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण वह उसको अंदर नहीं धंस पाएगा तथा वह आसानी से लेटा रहेगा, बजाय खड़ा रहेगा तो उसके अंदर धंस जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण वह आसानी से उस पर चल भी सकते हैं और लेट भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा इसके कारण वह ना तो चल पाएगा और ना ही और कुछ कर पाएगा, क्योंकि उसके पैर अंदर की तरफ धंसेंगे। अभी देख यहाँ पर ये पैर देखो अंदर की तरफ धंस रहे हैं और ये आसानी से देखो यहाँ पर लेटा हुआ है तो ये क्या है कि बिल्कुल भी नहीं धंस पा रहा है मिट्टी के अंदर। अब देख गड्ढा, अब क्या है कि अगर गुरुत्वाकर्षण खड़ा रहेगा आदमी तो वह दबाव एक जगह पड़ेगा, उसके कारण गड्ढा गहरा होगा। अगर लेट जाएंगे तो गड्ढा नहीं होगा, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा या चारों तरफ फैल जाएगा, इस कारण से गड्ढा नहीं हो पाएगा। गड्ढा कम होगा या पर गड्ढा गहरा होगा। पूरे शरीर का भार एक छोटी सतही क्षेत्रफल रेत पर पड़ता है, सतही क्षेत्रफल पर पड़ता है। मान लीजिए ये पेन है, अभी ये पेन दे रखा है, अब ये इसको उल्टा दसाएंगे, क्योंकि ये ना ये आसानी से 10 पाएगा इसके बजाय, क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। क्योंकि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है तो इस कारण वह आसानी से किसी भी वस्तु में धंसने में आसानी रहेगी। अब ये ना ये नहीं धंस पाएगा, क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत कम है। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने के कारण आसानी से अंदर धंसेगा और ये नहीं धंस पाएगा। तो ये क्या है एक्चुअली क्या है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल, रेगिस्तानी क्षेत्र है ना वहां पर अपनी इसका सतही क्षेत्रफल कम है तो वो आसानी से धंस पाएगा। अगर सतही क्षेत्रफल बड़ा है तो आसानी से नहीं धंस पाएगा। अभी देखिए यहाँ पर ये गुरुत्वाकर्षण दे रखा है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये हाथी का पैर है और एक सैंडल है जो महिलाओं के दो पैर। अब ये क्या है कि रेतीले रेगिस्तान है, वहां पर एक हाथी आसानी से चल पाता है क्योंकि उसका पैर है वो गद्दीदार है। तो क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है तो वहाँ क्या भूमि के अंदर नहीं धंस पाएंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक के कारण वह भूमि के अंदर नहीं धंस पाता है। और ये सैंडल है, जब ये क्या है कि सैंडल ये रोड है, कोई मान लो डामर है कहीं भी हो ना, डामर की रोड कहीं तो इस पर चलेंगे ना तो क्या है कि इसके जो नुकीला है ये देखो, ये नुकीला हिस्सा इधर भी थोड़ा सा टिका हुआ है तो क्या है कि भूमि के अंदर घुसने में आसानी नहीं रहेगी। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है तो क्या है कि भूमि के अंदर धंस जाएगा ये, और ये नहीं धंस पाएगा और ये धंस जाएगा। अब इसमें देखिए दे रखा है द फोर्स अकॉर्डिंग ए ऑब्जेक्ट, जो इसका क्षेत्रफल अधिक है तो अकॉर्डिंग फोर्स से कम लगेगा। ये देख सैंडल के बारे में दे रखा है। अब आगे देखते हैं अपन दाब। अब दाब क्या होता है? इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाला जोर दाब, इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाला जोर दाब कहलाता है। अब इसमें कुछ एग्जांपल दिए गए पेन को। पेनी चक्कू से हम आसानी से सब्जी फल फ्रूट काट सकते हैं, बजाय वो अगर पेन नहीं हो मतलब तीखा ना हो
तो क्या एक्चुअली क्या है कि जो पेना होगा ना उससे आसानी से काट पाएंगे, क्योंकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो वो क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने के कारण, मैंने बताया कुछ देर पहले कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा उसके कारण वो भूमि में आसानी से धंस पाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो भूमि में आसानी से धंस पाता है। उसी प्रकार चाकू का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो पेना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा, इसी कारण से वो है आसानी से फल फ्रूट को काट पाएगा, सब्जी को काट पाएगा। इसी कारण से जो चाकू होता है या चक्कू या तलवार या कोई भी होता है ना, उसको मतलब बिल्कुल आगे से नुकीला नुकीला बनाया जाता है, क्योंकि वो आसानी से पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो आसानी से किसी भी वस्तु को काटने में आसानी रहेगी। ये देखिए चाकू चाकू दे रखा आपने को ये। और एक है नुकीले पेज को दीवार पर ठोकना। अब नुकीला पेज है और एक मोटा पेज है। अब नुकीला पेज होगा तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है तो वह आसानी से दीवार में धंस पाएगा। अगर पृष्ठीय एक मान लीजिए इसको दीवार में धंसाएंगे तो ये आसानी से धंस पाएगा, बजाय इसके, क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है ना, तो ये दीवार में आसानी से धंस पाएगा, ये नहीं धंस पाएगा। तो क्लियर, जो नुकीली पिन होती है, नुकीली कील, वो आसानी से दीवार में घुस पाएगी, लेकिन जो मोटी कील होगी ना वो आसानी से नहीं धंस पाएगी। अब बर्फ पर स्केटिंग करना, बर्फ होती है उस पर जो लोग स्केटिंग करते हैं या दौड़ते हैं या फिर वो उसको फिसल जाते हैं, वो क्या होता है, वो एक वो होती है, तो उसके ऊपर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण वह आसानी से बर्फ पर स्केटिंग कर पाता है। ये देखिए यहाँ पर ये कोई आदमी है जो स्केटिंग कर रहा है बर्फ के ऊपर, क्योंकि ये लगा रखा ना ये चीज, तो इसके क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो इस कारण से वह आसानी से स्केटिंग कर पाएगा। देखिए एग्जाम्पल मैंने बता दिए, पेन चाकू से काटना, नुकीले पेज दीवारों को ठोकना और बर्फ पर स्केटिंग करना, ये तीनों एग्जाम्पल हैं। और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा तो आसानी से नहीं धंस पाएगा, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो भूमि में आसानी धंस पाएगा। और ये बताया था मैंने, ये आदमी समुद्र के किनारे चल रहा है तो इसके पैर देखो अंदर धंस रहे हैं, ये बल्कि इसका आसानी से लेटा हुआ है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आगे देखेंगे अपन। अब एक टॉपिक है उत्प्लावक बल। उत्प्लावक बल क्या होता है? उत्प्लावक बल, उत्प्लावक बल की बात करेंगे अपन। उत्प्लावक बल, जब हम किसी भी उत्प्लावक बल की बात करेंगे, जब हम किसी पानी में डालते हैं तो पानी के द्वारा वस्तु पर ऊपर की दिशा में लगने वाला बल उत्प्लावक बल कहलाता है। मान लीजिए कोई व्हीकल है या बर्तन है, उसके अंदर अपन कोई लकड़ी का टुकड़ा डालेंगे, लकड़ी का टुकड़ा डालने के कारण वो डालेंगे तो वह ऊपर की ओर इस प्रकार धकेलेगा, वो पानी ऊपर की ओर धकेलता है उसको, क्योंकि वह उत्प्लावन बल के सिद्धांत पर काम करता है। आर्किमिडीज साहब ने दिया था उत्प्लावन बल का सिद्धांत, आर्किमिडीज ने सिद्धांत है, क्योंकि वो अगर उसको डालेंगे ना तो वो पानी उसको ऊपर की ओर धकेलेगा, वह उत्प्लावन बल के कारण होता है। अभी देखिए, जब हम किसी को पानी के ऊपर डालते हैं तो उसके ऊपर की दिशा में लगाया जाता है, इस कारण तरल द्वारा है ऊपर की तरफ लगाया जाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है। ऊपर की ओर लगने वाला बल, पानी के अंदर मान सकते हो आप या किसी भी तरल के अंदर जो ऊपर की ओर धकेलता है वो उत्प्लावन बल के सिद्धांत पर काम करता है। अब देखिए, उत्प्लावन बल का मान निर्भर करता है, कहाँ कहाँ पे निर्भर करता है उत्प्लावन बल का मान? द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। द्रव है उसका घनत्व है ना, मान लीजिए कोई ज्यादा घनत्व द्रव है, उसका घनत्व भी अधिक है तो उसका उत्प्लावन बल का मान भी अधिक ही होगा। उत्प्लावन बल का मान घनत्व पर निर्भर करता है। वस्तु द्वारा स्थापित किए गए आयतन पर निर्भर करता है। वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए आयतन पर निर्भर करता है। और दे रखा है एक कोई मान लीजिए वस्तु है, उसका आयतन कितना है, उसके ऊपर भी उसका उत्प्लावन बल का मान निर्भर करता है। अब देखिए, ये मर्तसागर है या भी ये मर्तसागर है ना, उसका डेंसिटी या घनत्व है ना बहुत अधिक है, घनत्व बहुत अधिक है, तो इस कारण से ना वहाँ पर आराम से आदमी है ना पानी के ऊपर भी आसानी से तैर पाते हैं, क्योंकि इस पानी का ना घनत्व बहुत ही अधिक है। व्यक्ति आसानी से तैर पाता है, आसानी से कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर आसानी से तैर पाता है, क्योंकि वहाँ पर है ना जो मर्तसागर है वहाँ पर एक महाद्वीप है, उसके ऊपर खनिज की मात्रा बहुत अधिक है, खनिज की मात्रा बहुत अधिक है, तो उस कारण से उसमें उसका घनत्व भी अधिक है। इस कारण से वहाँ का पानी का ना उसका घनत्व अधिक होने के कारण उस पर आसानी से तैर पाते हैं। अभी व्यक्ति है कोई जो देखो आराम से बुक पढ़ रहा है और पानी के अंदर तैर रहा है, क्योंकि वो ये पानी है ना इसका घनत्व ना बहुत ही डेंसिटी या घनत्व बहुत ही अधिक है, बहुत ही अधिक है, तो उस कारण से वह आसानी से तैर पा रहा है, क्योंकि ये मर्तसागर पर घनत्व बहुत अधिक है।
अब देखिए, जहाज पानी पर तैरता है बल्कि छोटी सुई पानी में डूब जाती है। आप देखते हैं कि जहाज है ना पानी में तैर पाता है, पानी में तैर पाता है और सुई आसानी से बिल्कुल डूब जाती है। क्यों? सुई तो डूब जाती है और जहाज तैरता है, क्योंकि जो जहाज है ना वो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना उसके बराबर पानी हटा पाता है। ये देखिए, जहाज द्वारा हटाए गए आयतन अधिक होता है, जिसके कारण वह उत्प्लावन बल का मान पर निर्भर अधिक है, जहाज तैर पाता है। क्योंकि जहाज है ना उसमें जो अधिक आयतन है ना उससे अधिक वह पानी हटा पाता है। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना उसके बराबर में पानी हटा पाता है, उससे ज्यादा हटा पाता है, उसके आयतन से अधिक पानी हटा पाता है। इस कारण से आसानी से जहाज तैर पाता है। और जो सुई है वो नुकीली होती है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कम होता है। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पानी में डालेंगे तो वह तुरंत ही नीचे की ओर गिर जाएगी, तुरंत नीचे गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। वो नुकीली होती है तो जैसे ही अपन उसमें डालेंगे वो तुरंत नीचे चली जाएगी, बल्कि जहाज का उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे से बहुत अधिक होता है। इस कारण से वह आसानी से अपना बराबर का पानी हटा पाती है, आसानी से वह अपना पानी हटा पाती है। अब घनत्व, ये देखिए, ये जहाज ये देखा आसानी से तैर पा रही है, ये जहाज आसानी से तैर पा रही है क्योंकि ये है ना इसके बराबर आयतन के बराबर पानी को हटा पा रही है, आराम से पानी को हटा पा रही है। इस कारण से आसानी से तैर पा रही है। और इस सुई है ना देखो ये डूब गई क्योंकि ये पानी नहीं हटा पा रही, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना उसके बराबर पानी नहीं हटा, उसके कुछ अधिक हटाना होता है लेकिन वो नहीं हटा पा रहा है। इस कारण से वह पानी में डूब गई है। अब घनत्व की बात करते हैं। घनत्व बराबर तो क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी, घनत्व बटे आयतन, द्रव्यमान मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ये देखिए, कोई भी वस्तु पानी पर तैर रहा है तो पानी का घनत्व वस्तु के घनत्व से अधिक होता है। कोई भी वस्तु पानी के ऊपर तैर रही है तो पानी का घनत्व वस्तु के घनत्व से अधिक होता है। जो पानी होता है ना, अगर तैरने के लिए उस पानी का घनत्व अधिक होना चाहिए वस्तु के घनत्व से, तो आसानी से कोई वस्तु उसमें तैर पाती है। इसी कारण से वो आसानी से तैर पाती है क्योंकि वो घनत्व है ना पानी का वो अधिक ही होना चाहिए। इस कारण से वस्तु आसानी से तैर पाएगी। अब इसके बाद देखेंगे अपन आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये भी इससे संबंधित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, विस्थापन किए गए जब भार का उत्प्लावन बल के मान के बराबर होता है। अभी देखो, विस्थापित किए गए जल का भार उत्प्लावन भार के मान के बराबर होता है। देखो ये यहाँ पर व्हीकल दे रखा है, इसके अंदर ये लकड़ी का टुकड़ा है, इसको इसके अंदर डालेंगे नहीं, इसके बराबर यह पानी बाहर आएगा। उत्प्लावन बल के मान के बराबर, उत्प्लावन बल के मान के बराबर होता है। जल का भार उत्प्लावन बल के मान के बराबर होता है। अब इसको व्हीकल में रखेंगे तो उसके बराबर ही पानी नीचे आएगा, उसके बराबर ही पानी निकाल पाता है। अब देखेंगे आगे, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर है ना वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही काम करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत है ना उस पर ही क्या काम करता है? हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, ये सभी सिद्धांत पे किसके काम करते हैं? आर्किमिडीज के। ये हाइड्रोमीटर होता है, ये किसके काम में लेते हैं? तरल की शुद्धता ज्ञात करने के लिए किया जाता है हाइड्रोमीटर का। और लैक्टोमीटर का क्या करते हैं? दूध की शुद्धता मापन के लिए किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो तरल भरा जाता है उसका घनत्व तो बहुत ही अधिक होता है। अब इसमें निर्माण की आवश्यकता पदार्थों के निर्धारित करता है। अब देखिए ये दे रखा है अपने को, ये तो दे रखा है हाइड्रोमीटर और ये दे रखा है लैक्टोमीटर। इससे दूध की, ये है ना, इससे दूध की शुद्धता की माप करते हैं। और इससे ये क्या है? लैक्टोमीटर। ये तो है लैक्टोमीटर और ये है हाइड्रोमीटर। ये हाइड्रोमीटर है ना, ये तरल की शुद्धता मापने में काम लिया जाता है, हाइड्रोमीटर। और ये है लैक्टोमीटर। अब एक बार आपको फिर से बता देता हूँ मैं, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा ना तो उसी के कारण वस्तुएं आसानी से ऊपर की ओर तैरती रहती हैं। मैंने बाकी सारा कुछ बता ही दिया। ये केंद्रक बल, अभिकेंद्रक बल, केंद्र प्रसारक बल ये बता दिया, ये गुरुत्वाकर्षण बल बता दिया। अब आज के लिए बस इतना ही। हम फिर एक नया चैप्टर के साथ फिर आएंगे। अब